हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें हमने अभी तक गांधी युग कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है, या कह सकते हैं सूरत अधिवेशन तक का समय, 1907 तक का समय जो है, ये उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। और इस समय में जो नेता उभर कर सामने आए हैं उन्हें हम उदारवादी नेता कहते हैं, क्योंकि ये जो नेता थे ये उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। ये नेता थे जैसे दादा भाई नरोजी जी हो गए, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, रास बिहारी घोष हैं, आर सी दत्त हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इन्हें हम उदारवादी नेता कहते हैं। और इनके बाद यानी कि 20वीं शताब्दी के जो प्रथम दशक में जो उभर कर जो नेता सामने आए हैं, या कह सकते हैं नव राष्ट्रवादियों को हम उग्रवादी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग जो थे ये काफ़ी ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है वो उदारवादी चरण में हुआ है। यानी कि कह सकते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ है। वो दौर जो है उदारवादी नेताओं के हाथ में था। तो आईएनयू की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। आईएनयू मतलब इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो वायसराय हुए हैं उनका नाम है लॉर्ड लॉर्ड डफरिन। तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो 1906 तक, तब से लेकर 1906 तक इन्हें कांग्रेस के सचिव के रूप में जाना जाता है। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनकी मृत्यु के बाद इन्हें कांग्रेस के जन्मदाता कहा जाता है। एओ ह्यूम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ए एओ ह्यूम जो थे ये स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। स्कॉटलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। इन्होंने आईसीएस इन्होंने आईसीएस क्वालिफाई किया था। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस। उस वक्त इसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, आज ये इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। इन्होंने क्वालिफाई तो किया था, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद ये शिमला में आकर रहने लग गए थे। यहाँ इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाने लगा था। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं। एओ ह्यूम को भारत में पक्षी विज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि एओ ह्यूम को जरूरत क्या पड़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने की? इन्होंने कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी? तो उस वक्त हुआ था ऐसा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसके लिए एक सेफ्टी वॉल की जरूरत थी। तो एओ ह्यूम जो थे वो एक ऐसी संस्था का निर्माण करवाना चाहते थे, या करना चाहते थे, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को हानि ना हो। मतलब कि क्या होता है कि मतलब जनता की जितनी भी भावनाएं हैं, या जो भी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के प्रति जो उस वक्त की जनता थी जो नाराज थी, या कुछ भी उन्हें लगता था कि बहुत जल्दी राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है, तो उन सब से बचाने के लिए एओ ह्यूम ने एक ऐसी संस्था को बनाना चाहा, सेफ्टी वॉल का काम करती करती जो। तो इसलिए उन्होंने, ह्यूम जी ने तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन, उनसे ये अनुरोध किया था कि कांग्रेस की स्थापना में किसी भी तरह की वो रुकावट पैदा ना करे। अगर हम इस चीज़ को एक नॉर्मल सी एक बात में समझे, सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए, तो मान लो जैसे कि टैक्सी यूनियन होती है, या टैक्सी यूनियन भी छोड़िए, जैसे ट्रक वाले होते हैं। तो ये ट्रक वाले, मान लो इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, और सरकार वो मांगे अगर नहीं मानती है, तो क्या होता है कि अपनी मर्जी से ये ट्रक वाले फिर तो जब इनका दिल करेगा तब ये हड़ताल करेंगे, जाम लगा देंगे सड़कों पे, जो हिंसक गतिविधियां ये अपनाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए। तो इसलिए यूनियन बनाई जाती है कि उन हजार ट्रक वालों से बात करने से तो अच्छा है कि यूनियन का जो लीडर होगा, सरकार उससे बुलाकर उससे बात करेगी। उन हजारों को समझाने से अच्छा है कि एक को समझाया जाए, फिर उसके माध्यम से वो बात उन सब तक खुद ही पहुंच जाएगी। तो इसी तरह की एक संस्था थी ये कांग्रेस। यही सोचकर कांग्रेस का निर्माण किया गया था। एओ ह्यूम की जीवनी लिखी है विलियम वेडरबर्न ने,
और इन्होंने एक पत्रिका निकाली है लोकमित्र नाम से, और ये पत्रिका इन्होंने कांग्रेस के जन्म से पहले यानी कि 1 मार्च 1883 को निकाल दी है। कांग्रेस का जन्म होता है 1885 में। तो इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था। इन्होंने कहा था कि हम सभी को एक संगठन की आवश्यकता है, और इस बात के फलस्वरूप ही आईएनयू का जन्म होता है, मतलब इंडियन नेशनल यूनियन का जन्म होता है। इसके जन्म पे कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी भी की है, कुछ ने अच्छी बात कही, कुछ ने बुरी बात कही। ऐसा ये समाज की फितरत ही होती है कि जब हम कुछ काम करना शुरू करते हैं तो उसमें लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं। ऐसा ही हुआ इस कांग्रेस के साथ भी। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। विलियम वेडरबर्न, इन्होंने कहा कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों के एक सेफ्टी वॉल की जरूरत है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई है। उसके बाद लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा, इन्होंने यंग इंडिया में कहा था। यंग इंडिया एक समाचार पत्रिका है महात्मा गांधी की, ये हमने गांधी युग में पढ़ा है। तो यंग इंडिया में कहा है कि आईएनसी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन भिन होने से बचाना था। इन्होंने ये भी कहा कि ह्यूम जो थे स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन ये जो डफरिन थे ना, ये कांग्रेस जो है इनके दिमाग की उपज थी। मतलब ह्यूम जी के बारे में तो इन्होंने अच्छा ही कहा, लेकिन डफरिन के बारे में इन्होंने कुछ अच्छा नहीं कहा। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय मूल की नहीं थी, ये विदेशी महिला थी। और ये पहली विदेशी महिला है या पहली महिला है जिन्होंने यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो इन्होंने कहा कि आईएनसी का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। लॉर्ड कर्जन के देखिए विचार। इन्होंने कहा है कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और पतन की ओर जा रही है, और मैं इसे आराम से मरते हुए देखना चाहता हूं। आईएनयू का जो पहला अधिवेशन है ये बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ 1885 में। तो हम देखते हैं जो आईएनयू है इसका पहला अधिवेशन जो होता है ये बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। हालांकि ये होना जो था ये पुणे में होना था, लेकिन वहां पे उस वक्त एक हैजा या प्लेग नाम की एक महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से ये वहां पे नहीं हुआ था। ये हुआ था आपका बंबई में 1885 में। अध्यक्ष रहे हैं इसके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। देखिए इसकी स्थापना की है ए ओ ह्यूम ने, लेकिन जो इसके अध्यक्ष जो पहले बार अध्यक्षता किया वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने किया है। उस वक्त इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में एस एन बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। एस एन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है, जिन्होंने 1817 में आईसीएस क्वालिफाई किया था। आईसीएस क्वालिफाई किया था और ये आईसीएस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद 1879 में इंडियन एसोसिएशन नाम का एक संगठन भी इन्होंने बनाया। 1895 और 1902 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, यानी कि 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1921 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। ठीक है, ये सारे काम किए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। अब हम कुछ देख लेते हैं कि कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। प्रथम विदेशी महिला रही है एनी बेसेंट 1917 में। प्रथम भारतीय महिला रही है सरोजिनी नायडू 1925 में। और प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं हकीम अजमल खान 1921 में। ये हकीम अजमल खान को थोड़े टाइम के लिए कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास जी थे। उन्हें उस वक्त जेल जाना पड़ा था, जिस वजह से हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 टू 1945 तक। ये 5 साल तक, लगातार 5 साल तक इसलिए अध्यक्ष रहे थे क्योंकि उस समय जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के तहत जो है कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो इन्हें 1940 में बना दिया गया था और ये लगातार 5 साल तक यही रहे थे। इनकी बाद में एक पत्रिका आती है अल हिलाल। इन्होंने एक बुक भी लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम 1951 में इन्होंने ये बुक लिखी है, और इनके मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और ये सबसे युवा थे इसलिए थे क्योंकि ये मात्र 35 साल की उम्र में ही अध्यक्ष बन गए थे। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कहाँ पर किस जगह पर कितनी बार हुए थे। तो सबसे ज्यादा जो आईएनसी के अधिवेशन हुए थे वो कलकत्ता में सबसे ज्यादा हुए थे, 10 टाइम्स, 10 बार यहाँ पे अधिवेशन हुआ है। मद्रास और बंबई दोनों जगह 7-7 बार अधिवेशन हुआ है। तो 1901 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में, ये थोड़े दिनों के लिए दक्षिण अफ्रीका से जिस वक्त ये भारत आए थे उस समय इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था, दिनसा वाचा ने उसकी अध्यक्षता की थी। हालांकि आगे चलकर 1924 में इन्होंने खुद अध्यक्षता की है और वो अधिवेशन बेलगांव में हुआ है। 1912 का बांकीपुर पटना में हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे पहली बार गए थे इस अधिवेशन में। 1913 का कराची में हुआ है।
और ये जो जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार यहाँ पे गए थे, आगे चलकर 1929 में इन्होंने खुद अध्यक्षता की है, वो लाहौर में हुआ था, वो हम गांधी युग में उस पे बात कर चुके हैं। 1913 में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर यहाँ पे पहली बार गए थे। तो जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के समय यहाँ पे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता है। ये जो बनी थी मदन मोहन मालवीय जी की जगह पे बनी थी, क्योंकि उस वक्त इन्हें भी जेल जाना पड़ा था। यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि मैंने कहीं पे INU वर्ड यूज़ किया है, कहीं पे INC वर्ड यूज़ किया है, ये दोनों एक ही है। जिस वक्त कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस वक्त इसका नाम था INU यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन आगे चलकर जब इसकी 1886 में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब इसकी अध्यक्षता की जाती है तो दादा भाई नौरोजी जो वो पहले एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस इसलिए कर दिया क्योंकि कांग्रेस का मतलब होता है एक शक्तिशाली संगठन, एक शक्तिशाली संस्था। अगले पार्ट में हम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो पार्ट है, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लगभग 3-4 पार्ट्स में ये कवर हो जाएगा कि किसने कौन-सा अधिवेशन कहाँ होता है, किसने अध्यक्षता की है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।